Hello my dear student, welcome in today's video session. This is our chapter 4 motion in plane और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को स्टडी किया था, उसका ग्राफिकल ट्रीटमेंट हमने किया था। आज एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे जहां हम देखेंगे कि जब दो वेक्टर को कंबाइन करेंगे ट्रायंगल लॉ की हेल्प से तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। और हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट की, ठीक है। इसके साथ में फिर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर वेक्टर भी डिस्कस करेंगे। देखेंगे हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ओके, और उस वेक्टर का जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिजोल्व करेंगे हम, या उसको कंपोनेंट की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, कुछ भी कह दीजिएगा। मतलब हमें क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर वेक्टर स्टडी करने हैं। दोनों ही टॉपिक बिल्कुल इजी है और इंटरेस्टिंग है, तो इस क्लास में मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल इजी मेथड में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ओके, स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल मेथड फॉर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेटा, जो हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, हमारे पास दो वेक्टर थे। मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना देता हूँ, दिस इज ए वेक्टर, ये मेरे पास कोई ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर ठीक इसी पॉइंट पे यहाँ पे कोई एक दूसरा वेक्टर एक्ट कर रहा है, और ये है बी वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, ठीक है। और दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल है, दैट इज थीटा। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि दोनों वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसी ही कहानी है जैसे एक फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन की एक्ट कर रही है, दूसरी कोई फोर्स थीटा एंगल पे 7 न्यूटन की एक्ट कर रही है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ नेट इफेक्ट, नेट कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है ना। ए और बी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ना इससे पहले वाला वीडियो एक बार जरूर देख लें। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो, अदरवाइज आपकी कमांड नहीं बनेगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे, ठीक है। अब बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से कि हमारे पास ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों थीटा एंगल पे है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। और अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इनका रिजल्टेंट या इनका नेट इफेक्ट कितना होगा, या इनका रिजल्टेंट वेक्टर कितना बनेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसको करने के लिए हमें ट्रायंगल लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, कहता है कि ये जो दोनों वेक्टर है ना, इनको आप सेम ऑर्डर में रखो। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए वेक्टर बनाऊंगा, ये मैंने ए वेक्टर बनाया, और फिर अब सेम ऑर्डर में रखने के लिए जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर को मैं यहां से पिक करूंगा, मैं बी वेक्टर को यहां से उठाऊंगा और ए के हेड पे रख दूंगा, ए वेक्टर के हेड पे रख दूंगा। मतलब बी वेक्टर को मैं उठा के यहां पे रख दूंगा, दिस इज माय बी वेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जब आप देखो एक वेक्टर के, देखो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का ये टेल था, ये हेड था, ए वेक्टर के हेड पे हमने बी की टेल रखी, और फिर ये यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है ए बी का हेड होगा। तो जब हेड और टेल का कॉम्बिनेशन बने तो वो सेम ऑर्डर में होता है। तो हमें ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, दोनों वेक्टर को सेम ऑर्डर में रखना है, ठीक है। ये काम हमने कर दिया, ठीक है। तो अब अपने पास ये जो दोनों वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब मैं आपको इस तरीके से रखना है कि पहले इनके बीच में थीटा एंगल था ना, ए और बी के बीच में, तो अब भी इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ए को ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं इस वेक्टर को आगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकली कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, ठीक है। और अब भी क्या है, ए वेक्टर देखो, ये जो डॉटेड लाइन है ये ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर वाली ये बी वेक्टर है। अब भी एंगल इनके बीच में क्या है, थीटा होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब इन दोनों वेक्टर का नेट इफेक्ट निकालना है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, कहता है कि इन दोनों वेक्टर को सेम ऑर्डर में आपने रख दिया है, तो अब इसको ट्रायंगल बना दो। अब इस
ये जो दो लाइन है इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा, और मैंने क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से। ये ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है ना, यही क्या होगा, इस ट्रायंगल का रिजल्टेंट होगा, या इन दोनों वेक्टर का क्या है, एक नेट इफेक्ट होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आप एक काम करो, इन पॉइंट्स को नाम दे दो। मैं ये जो वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर को, जैसे ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर को मैं ऐसे बोल सकता हूँ ओ पी, ये ओ पी ए वेक्टर है, और पी क्यू ये बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और ओ क्यू ऑटोमेटिकली आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ओ पी कितना है, ओ पी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, पी क्यू बी वेक्टर के इक्वल है, और ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आर वेक्टर के इक्वल, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, मैं यहां से ये जो आपको बी वेक्टर दिख रहा है, अब हमें क्या करना है, मेरे को इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं कुछ ज्योमेट्री की हेल्प लूंगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री की हेल्प कैसे लेंगे हम, मैं क्या करूंगा, यहाँ से Q से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है, उस लाइन पे जो आपने OP को प्रोड्यूस किया था, और ये जो परपेंडिकुलर है, ये इस OP प्रोड्यूस वेक्टर को काटेगा N पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, N पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा। जो फर्स्ट मेरा टारगेट है, मेरे को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमारा यहाँ पे टारगेट आप लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आपसे कोई पूछता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या रहेगा, तो हमें सबसे पहले यही करना है, आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो एक राइट एंगल लेनी पड़ेगी, कौन सी राइट एंगल लोगे, आप ले लो पी एन क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लोगे, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्या लिख सकते हो, देखो आप यहाँ पे साइन थीटा फाइंड आउट करो। क्यों कर रहे हैं, अभी ज्योमेट्री को सिंप्लीफाई करने के लिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपना कितना है क्यू एन, और हाइपोटेन्यूज कितना है पी क्यू। फिर हम कोस थीटा फाइंड आउट करेंगे। कोस थीटा है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है पी एन, और हाइपोटेन्यूज कितना है पी क्यू। यहाँ से हम क्यू एन की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो क्यू एन को लिख पाएंगे हम पी क्यू साइन थीटा, और यहाँ से पी एन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगी पी क्यू कोस थीटा। क्यू एन की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो पी क्यू कितना है, बी वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा सिंपली। तो क्यू एन को आप लिखोगे बी साइन थीटा, और पी एन को आप लिखोगे बी कोस थीटा, क्योंकि बी क्यू की वैल्यू अगेन बी हो जाएगी, तो बी कोस थीटा। हमारे पास ये दो वैल्यू आई है, एक तो क्यू एन की और दूसरी पी एन की। ओके बेटा, अब इसके बाद में मैं कंप्लीट ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है। ये तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड आउट करने के लिए कौन सी ट्रायंगल ली, आप यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एन क्यू। हम इस ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे थे अभी तक, यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल ले रखी थी। मैग्नीट्यूड ऑफ आर के बाद में ये वाली लाइन लिखोगे, ठीक है। अब मैं आपको कंप्लीट ट्रायंगल की बात करूं, कंप्लीट ट्रायंगल कौन सी, इन ट्रायंगल क्यू ओ क्यू एन, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस अप्लाई करना चाहूंगा, ठीक है। तो देखो, लिखो अप्लाई, यहाँ पे हमारे पास स्पेस पड़ा है, हम उसको यूटिलाइज कर ले, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से लिखो, इसके बाद में आपको यहाँ जाना है, ठीक है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन क्यू, ये जो ओ एन क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस लगाओ, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है कि ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ओ एन स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करेंगे बेटा, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है आर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ओ क्यू को आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम,
वहीं पे ओ एन की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, ओ एन बेसिकली सम है किसका, ओपी का और पी एन का। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे आप, जो ये ओ एन है, ओ एन को आप लिख लेंगे ओ पी प्लस में पी एन, उसका होल स्क्वायर प्लस में क्यू एन का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल, ओपी को आप क्या लिख सकते हो, ओपी आपको गिवन है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए होगा, प्लस में पीएन की बात करें तो पीएन की वैल्यू यहाँ निकाली थी आपने, दैट इज बी कोस थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्यूएन की वैल्यू भी निकाली थी, ये कितनी हो जाएगी बी साइन थीटा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करें तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा का कितना, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा, बी साइन थीटा को क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम कंबाइन कर लेंगे, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, इनको कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में, हम कॉमन ले लेते हैं बी स्क्वायर इन दोनों में से, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2ab कोस थीटा, तो लिखेंगे 2ab कोस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन को स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा है ना क्लास 10th में, कितना होता है 1 होता है, तो ये मैंने 1 लिख दिया है, प्लस में 2ab कोस थीटा। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। बेटा यही हमें फाइंड आउट करना था, ये क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आर। ठीक है, अब हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। बेटा देखो आर वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये देखेंगे कि रिजल्टेंट का एंगल कितना है। देखो अब हम यहाँ से कुछ रब कर सकते हैं तो नहीं बात बनेगी, सारा ही रब हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो बेटा, हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन की बात करें तो ये देखो कि रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ में, ये रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा तो यहाँ पे लिख दिया, मैं इसको अल्फा लिख दूं तो चलेगा, कितना अल्फा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो आप उसका टेंजेंट फाइंड आउट कर दो। अब हमें आर वेक्टर रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, अल्फा गिवन है तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, टेन अल्फा, क्या फाइंड आउट करेंगे, टेन अल्फा। तो आप लिखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आपको क्या बताएगा, टेंजेंट अल्फा। ठीक है, और ट्रायंगल कौन सी होगी, बड़े वाली ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अल्फा एंगल उसी ट्रायंगल में बना है ना, बड़ी वाली ट्रायंगल कौन सी है, ओ एन क्यू, राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनेगी, ओ एन क्यू। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा निकालने के लिए आप क्या करोगे, टेंजेंट अल्फा निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे, क्यू एन प्लस क्यू एन अपॉन में ओ एन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे ये बनेगा आपका क्यू एन अपॉन में ओ एन। ठीक है, टेन अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है, क्यू एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आपने निकाली थी, देखो क्यू एन की वैल्यू यहाँ से कितनी, बी साइन थीटा, क्यू एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे बी साइन थीटा। ओ एन की बात करूं, ओ एन तो ओ एन बेस था बड़े वाले ट्रायंगल का, ओ एन किस किस का सम था, ओपी प्लस में पी एन, तो ओ एन को आप क्या लिखोगे, ओपी प्लस में पी एन। ठीक है, और अब हम टेन अल्फा की वैल्यू निकालें तो टेन अल्फा बन गया बी साइन थीटा अपॉन में ओपी कितना था ए, और पी एन कितना था बी कोस थीटा। ठीक है ना,
ओपी कितना था, ये देखो ओपी स्क्रीन पे, यहाँ पे ओपी ए था और पीएन की वैल्यू आपने निकाली थी यहाँ पे बी कोस थीटा। ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पुट कर दी वैल्यू, कर चुके हैं हम। अब ये आपका टेंजेंट डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है। आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए तो टेंजेंट को उस तरफ लेके जाओगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, आप इतना करते हो तो भी ठीक है, दिस इज ओके। ठीक है, और ये करते हो तो ये भी ठीक है। टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा 1/10, तो 10 की पावर -1 10 इनवर्स। ये स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, इलेक्ट्रॉन डिस्कस करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आता है आपके। ट्रायंगलों के बाद में हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए। तो अब ये इसमें क्या कंडीशन है, सेम कंडीशन लेते हैं हम। हमारे पास दो वेक्टर है, एक तो ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है। दूसरा क्या है, बी वेक्टर, दोनों सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। अगेन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एक कंबाइंड या नेट इफेक्ट क्या होगा, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे ए वेक्टर बना देंगे। क्या बना देंगे, ये ए वेक्टर एज इट इज बना दो। फिर बी वेक्टर जैसे है उसको बी वेक्टर बना देंगे एज इट इज। ठीक है, सेम ऑर्डर वगैरह में लेने का कोई रूल नहीं है। पैरेललोग्राम क्या कहता है, कहता है कि आप इन दोनों वेक्टर की हेल्प से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। ये कह रहा है कि ए वेक्टर है ना, उसके अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल जितना लेंथ ए वेक्टर का उतना ही लेंथ ए वेक्टर का बनाना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। और पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए ये आपको क्या बनाना पड़ेगा, बी वेक्टर। ऐसे ये बना आपका बी वेक्टर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो आप, कंजेशन ना हो, हमें ज्योमेट्री वगैरह ड्रॉ करनी पड़ेगी तो मैं इसको बी वेक्टर अंदर की तरफ दिखा दूं तो भी चलेगा। ठीक है, अब एक काम करो, ए वेक्टर को मैं ऐसे बोल दूं ओपी, ओ पॉइंट पी, और इसको क्या बोल दूं, क्यू, ये भी चलेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये वाला पॉइंट ओ है, ये पी है और ये क्यू है, तो इस वाले पॉइंट को हम एस बोल सकते हैं। तो ये जो पैरेललोग्राम लो क्या कहता था, कहता है कि ये जो पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ है इसका अब आप एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया, डायगोनल, ये आपने डायगोनल बना दिया। वो अलग बात है, यहाँ से हमारा बी वेक्टर छुप गया है, कोई बात नहीं, बी वेक्टर के लिए जगह बहुत कम है, बेचारा परेशान हो रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको एक यहाँ पे रिस्पेक्टफुल प्लेस दे देते हैं। ठीक है, अब जो आपने इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ किया है, ये ही इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, मतलब दोनों वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट होगा। ये जो रिजल्टेंट आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये इन दोनों वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट होगा। ठीक है, सॉरी, ये इन दोनों वेक्टर का, इन दोनों का। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमें हमारा मेन टारगेट क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो वही ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये जो ओपी वेक्टर है इसको ऐसे फर्दर एक्सटेंड कर दूं। ठीक है, और यहाँ एस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। ठीक है, जो आपने ओपी वेक्टर को एक्सटेंड किया, एस से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसको किस पॉइंट पे काटेगा, सपोज करो ये एन पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पे काट रहा है, एन पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट को मैंने एन दिखा दिया है। ठीक है बेटा, अब अगेन मेरा सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा, जैसे ट्रायंगल लॉ में किया है वही प्रोसेस रहेगा।
सबसे पहले आप क्या करोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल PNS राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये PN और S, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं साइन थीटा फाइंड आउट करूंगा एक बार, और एक बार कोस थीटा, ज्योमेट्री सिंप्लीफाई हो जाएगी हमारी। साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, PN SN अपॉन में PS। कोस थीटा फाइंड आउट करूंगा तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है PN और हाइपोटेन्यूज कितना है PS, ठीक है। यहां से मेरे को SN की वैल्यू निकालनी हो तो SN की वैल्यू मिलेगी मेरे को PS साइन थीटा, और यहाँ से PN की वैल्यू निकालनी हो तो वो होगी PS कोस थीटा। SN की वैल्यू मैं निकालूं तो PS की वैल्यू कितनी है, P से F B वेक्टर है, क्योंकि OQ के पैरेलल था ना ये B वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो B होगा, तो SN कितना होगा B साइन थीटा, और PN कितना होगा PS कोस थीटा, PS कितना बनेगा B कोस थीटा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास SN की वैल्यू मिली B साइन थीटा और PN की वैल्यू मिली B कोस थीटा, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमारा क्या टारगेट होता है अगला, हम बड़े वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जैसे प्रीवियस केस में लिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल ONS, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, इस राइट, मैं इसको यहां से पिक कर लेता हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, हमारे पास स्पेस अच्छा खासा रहेगा। ओके, सो अब इसके बाद में हम ऊपर यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बनी ONS राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस लगाओ, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस। मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, OS का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ON स्क्वायर प्लस में NS स्क्वायर, ठीक है। OS स्क्वायर, ON को क्या लिख सकता हूं मैं, OP प्लस में PN इसका होल स्क्वायर, प्लस में NS, यहाँ पे लिखूंगा NS या SN एक ही बात है, इसको SN लिख देते हैं, SN स्क्वायर, ठीक है ना, S को यहाँ लिख दो, N को यहाँ लिख दो। अब OS स्क्वायर, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, बस लास्ट पॉइंट आ गया। OS की वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट है जितना वो R है तो R का स्क्वायर, OP कितना है A, और PN की वैल्यू निकाली थी B कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस में SN की वैल्यू कितनी है, SN की वैल्यू यहाँ निकाली थी B साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ से R स्क्वायर को क्या लिखूंगा, A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2AB कोस थीटा, प्लस में B साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या करेंगे B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद में ये क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर कॉमन लूंगा दोनों में से, तो कोस स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अंदर हो जाएगा और बचेगा 2AB कोस थीटा। फिर उसके बाद में R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस में 2AB कोस थीटा, ठीक है बेटा। तो यहां से अपने को जो रिजल्टेंट की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ये हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ये आ गया अपने पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब आपसे डायरेक्शन पूछी जाए तो यहाँ डायग्राम में आ जाओ, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, रिजल्टेंट जो ए वेक्टर के साथ में जो एंगल बनाएगा ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। बी वेक्टर के साथ में भी निकाल सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं कि ए के साथ में निकालना है। तो रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ में एंगल कितना बना, मैं कहता हूँ अल्फा। तो इस OSN ट्रायंगल में आप टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट कर लो, ये आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो लिखो फॉर डायरेक्शन ऑफ
रिजल्टेंट वेक्टर, आप टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करोगे कहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल OSN, ONS लिखेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा फाइंड आउट करोगे तो ये SN अपॉन में ON का रेशियो होगा, SN प्लस में ON। टेंजेंट अल्फा की बात करें तो SN की वैल्यू कितनी होगी, B sin थीटा, और ON क्या होगा, OP प्लस में PN। ठीक है, ये बन जाएगा B sin थीटा अपॉन में OP की वैल्यू कितनी है A, और PN कितना है B cos थीटा। तो अल्टीमेटली जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मिली tan अल्फा वो कितना होगा B sin थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये क्या होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी सा। और यहाँ आपने क्या नोटिस किया, चाहे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हो या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हो, रिजल्ट और डायरेक्शन दोनों का क्या आएगा, सेम मिलेगा। ये तो आपने पैरेललोग्राम देखा, और इससे पहले जब हमने ट्रायंगल लो देखा था तो सेम आया था। यहाँ पे देखो रिजल्टेंट की वैल्यू अपनी कितनी थी, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और हमारा tan अल्फा कितना आया था, यही सेम b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, तो ये तो था दोनों लो जो हमारे ट्रायंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर एडिशन है, दोनों का एनालिटिकल ट्रीटमेंट। अब इनके बाद में हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। तो जो स्पेशल केस क्या रहेंगे बेटा वो नोट कर लें, बस अभी तक जो आपने पढ़ा वो बड़े उनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये मान के चलो। देखो हमारे पास में दो वेक्टर थे, एक ए वेक्टर था और दूसरा बी वेक्टर था, और दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा था। तो दोनों वेक्टर का हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो से, और हमने देखा कि इनका रिजल्टेंट कितना बना, r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और इनकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया था, b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा। यही रिजल्ट आए थे बेटा, स्क्रॉल करके देखो, b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, अब हम केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। अब यहाँ पे तो हमारे पास वो दोनों वेक्टर है a और b, उनके बीच का एंगल थीटा है। अब हम थीटा की टर्म में बात करें केस फर्स्ट को लेके, इफ थीटा बिकम 0 डिग्री, मतलब जो डायरेक्शन ए वेक्टर की है वही डायरेक्शन बी वेक्टर की हो जाए, तो रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 0, ये वैल्यू कितनी पुट करोगे, 0, और cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1। तो ये रिजल्टेंट आपका बनेगा, रिजल्टेंट कितना आएगा आपका, r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बन गई ना, तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो और उसका रूट। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा a प्लस बी। फिर हमारे पास आता है केस सेकंड। सेकंड केस क्या कहता है बेटा, सेकंड केस कहता है कि अब हम यहाँ पे केस 2 लेंगे, कह रहे कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 हो जाए, मतलब ए वेक्टर ऐसे हो और बी वेक्टर ऐसे हो, तो इस सिचुएशन में दोनों वेक्टर के बीच में थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो उस केस में रिजल्टेंट कितना होगा दोनों वेक्टर का फाइंड आउट करें। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला तो हमारे पास ये रहेगा, r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, लेकिन जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना हो जाएगा 180, तो कोस 180 डिग्री।
तो रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस 180 माइनस 1। ठीक है, तो रिजल्टेंट अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अगेन आइडेंटिटी बन चुकी है यहाँ पे a माइनस बी की, उसका होल स्क्वायर, ये रूट, ये कैंसिल आउट होगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट a माइनस बी, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट a प्लस बी। यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन कर लो थीटा जीरो का मतलब क्या है, बोथ वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, थीटा 180 का मतलब बोथ वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इन पॉइंट को एक बार हाईलाइट करके लिख लेना, ठीक है ना। थीटा 180 का मतलब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, जीरो का मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट ये रहेंगे। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है बेटा, अब हम बात करें, अब ये इसका मतलब क्या समझे, इसका क्या, हाँ बिल्कुल वो तो समझना बेहद जरूरी है ना। इस रिजल्ट से आप समझे क्या, लाइक अब एक वेक्टर, मैं सेम डायरेक्शन वाला केस ले रहा हूँ, एक वेक्टर है फोर्स वेक्टर, पहली फोर्स है 7 न्यूटन की और इसी डायरेक्शन में दूसरी फोर्स है 3 न्यूटन की। ठीक है, दोनों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों से फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, एफ होगा। इनका रिजल्टेंट कितना होगा, नेट इफेक्ट कितना होगा, दोनों फोर्स को डायरेक्ट ऐड कर दो बस, 7 + 3 कितना बन गया, 10 न्यूटन। कितना बना, 10 न्यूटन। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एक फोर्स ऐसे हो 7 न्यूटन की और दूसरी फोर्स 3 न्यूटन की अपोजिट में हो, ये फोर्स F1 वेक्टर है, ये फोर्स F2 वेक्टर है। अब इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस कर दो, मतलब 7 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। इस केस में इनका जो नेट फोर्स आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन वाले केस में, वो आ जाएगा 4 न्यूटन का। कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन का। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था, शायद समझ में आ गया होगा। हाँ, अब एक और चीज, अब सिचुएशन ऐसी हो कि एक आपके पास में ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और कोई बी वेक्टर है वो इसके साथ 90 के एंगल पे है। अब इनका रिजल्टेंट कितना होगा, थीटा कितना हो गया, अब 90 डिग्री। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दिस इज केस नंबर 3। केस थ्री क्या है, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब थीटा 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट कितना होगा, बस वही फॉर्मूला, R इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, थीटा 90 कोस 90 जीरो, ये सारा जीरो, तो रिजल्टेंट की वैल्यू होगी अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ये अपना क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, दो वेक्टर जब 90 के एंगल पे हो तो रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये ले लो कि आपके पास एक इस डायरेक्शन में फोर्स है 8 न्यूटन की, दूसरी फोर्स है यहाँ पे 6 न्यूटन की, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना होगा, दो फोर्स लग रही है, एक्स एक्सिस के लोग 8 न्यूटन, वाई के लोग 6 न्यूटन। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, 90 पे है ना, क्लियरली थीटा कितना है, 90 पे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट कर दोगे। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी, 8 स्क्वायर, F2 कितना 6, तो 6 स्क्वायर, तो ये आप निकालो 64 + 36, ये आ जाएगा √100, मतलब 10 न्यूटन। मतलब इस केस में, थर्ड केस में, सॉरी रिजल्टेंट वाले केस में, जो जब दो वेक्टर क्वांटिटी 90 के एंगल पे हो
तो उनका रिजल्टेंट ऐसे फाइंड आउट करो। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की। अपने पास जो टॉपिक आता है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, अब सपोज कीजिएगा कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, इसको मैंने ए वेक्टर दिखाया है और मैं इस ए वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में रिजोल्व करना चाहता हूँ। तो ये कैसे रिजोल्व होता है? देखो, when a vector is resolved along two mutually perpendicular direction, the component so obtained are known as rectangular component। मतलब कोई भी एक वेक्टर है, उसको आप दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे रिजोल्व कर देते हो, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिला और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिला वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। और ये हम प्लेन की बात कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं, टू एक्सिस के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से सुने, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेक्टर ड्रॉ कर लेना है। आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ए वेक्टर, ठीक है बेटा। उसके बाद में आप क्या करोगे, जो ए वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से टेल है ए वेक्टर का, वहां पे एक, वहां से आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बना दो, ठीक है। एक तो एक्सिस आपने ऐसे बना दी, ठीक है, और एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ऐसे बना दी। इस तरह से एक्सिस बनानी है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि उनके बीच में ये वेक्टर आ जाए। तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगी वाई एक्सिस। ये प्रोसेस है बेटा, ठीक है। और जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होता है, मैं उस पॉइंट को ओ पॉइंट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और ए वेक्टर को दिखाने के लिए मैं ये बोल देता हूँ कि ओपी ए वेक्टर है, ओपी वेक्टर ही क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है बेटा। अब इस वेक्टर को रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ P से एक परपेंडिकुलर फोल्ड करेंगे, P से, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर X पे फोल्ड करेंगे, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ PM, ठीक है। मेरे को क्या करना है, PM परपेंडिकुलर डालना है OX पे, ठीक है ना, OX पे, O से X एक्सिस को मैंने ये OX बोला है, ठीक है। सिमिलरली मेरे को क्या करना है, P से एक परपेंडिकुलर हमें डालना है Y एक्सिस पे, इस तरीके से, और ये यहाँ पे कट करेगा N पॉइंट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, PN परपेंडिकुलर डाला Y एक्सिस पे, या OY लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब आप इसको चाहे ऐसे X लिख दो, इसको Y लिख दो, ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। और आपको पता है ये वेक्टर यहाँ पे कोई एंगल भी बनाएगा, कितना, थीटा। कितना एंगल बनाएगा, थीटा। चलो इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बताता हूँ बेटा। मतलब मेरे पास यहाँ पे तीन एक्सिस है, क्या चीज है, तीन एक्सिस है। इस बात को ध्यान से समझना। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस है, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस वाली ये लाइन है, ये 3D होती है, तो ये जेड एक्सिस वाली लाइन है आपकी तरफ आ रही है। आप मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो या आप अपनी एलईडी की स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये जो जेड एक्सिस आ रही है ये आपकी तरफ आ रही है एक लाइन। मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस तो आपकी तरफ आ रही है और नेगेटिव जेड एक्सिस मोबाइल की स्क्रीन के अंदर जा रही है, ठीक है। और ये जो आपका मोबाइल है, मोबाइल का एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, जो मोबाइल आपने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो ये मोबाइल का एक्स एक्सिस है। और जो अब इस केस में मोबाइल की जो वो हाइट बनेगी वो वाई एक्सिस है। समझ गए होंगे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये क्या चीज़ है। तो बेटा जब भी हमें कोई वेक्टर दिखाना होता है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग हम दिखाएंगे आई कैप। मतलब आई कैप एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं ये कह देता हूँ कि ये ईस्ट की डायरेक्शन है, तो मैं ईस्ट ना लिखने की बजाय आई कैप लिख दूंगा,
ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना है आई कैप सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही यूज करेंगे, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। जब आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हो तो वहां आप लिखोगे माइनस आई कैप। ठीक है, सिमिलरली हम बात करें वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन की कैप लिखते हैं हम प्लस जे कैप, जे के ऊपर ये कैप लगा दो, और नेगेटिव वाई एक्सिस ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये बनेगा नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, और ये परपेंड जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलोंग हम दिखाते हैं के कैप, तो यहाँ तो हो जाएगा के कैप नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक है बेटा, ये चीजें समझ में आ गई आपको। तो अब जो आपने यहाँ पे दिखाए हैं आई कैप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये क्या चीज होता है? यूनिट वेक्टर। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आई कैप हो, जे कैप हो, के कैप हो, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं। आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे कैप एक ऐसा वेक्टर है जो वाई एक्सिस के अलोंग है। किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है। और जेड कैप एक ऐसा वेक्टर है, जो के कैप एक ऐसा वेक्टर है जो जेड एक्सिस के अलोंग। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करें, यूनिट वेक्टर का आपको पता चल गया। फिर एक और चीज नोट कर ले कि ये जो आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसका इसके आगे मोड लगा देते हैं तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। तो आई कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे कैप का कितना होता है? 1, और के कैप का 1। मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। कोई भी यूनिट वेक्टर है आपके पास में, ठीक है, आपके पास कोई भी यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 या यूनिटी। इस चीज को नोट करें, आप लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1 या यूनिटी। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? वो 1 होगा। वो कितना होगा? 1। ठीक है, चलो अब हम आते हैं यहाँ पे। अब जो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ रहे थे वहां पे हमने क्या कर लिया था? यहाँ पे ए वेक्टर था, ठीक है, और ए वेक्टर के इनिशियल पॉइंट पे हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनाई, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, फिर हमने एक जो ए वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, और एक ए वेक्टर के हेड से हमने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, और P से परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस पे डाला वो PM बना, और N पे डाला, Y पे डाला वो PN बना। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाता है? थीटा। ठीक है बेटा, चलो अब हम और भी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करेंगे। बेटा क्या है, अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है ए एक्स वेक्टर। बेटा मतलब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए वेक्टर, मान लो 10 न्यूटन की कोई फोर्स थी, तो उसका कुछ इम्पैक्ट तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, कुछ होगा वाई के अलोंग, क्योंकि ये फोर्स एक प्लेन में थी। तो जो ये वेक्टर प्लेन में है, प्लेन दो एक्सिस का कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का, तो इस ए वेक्टर का कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ होगा और कुछ कहाँ होगा? वाई की तरफ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स, एक कंपोनेंट का मतलब हिस्सा, ए वेक्टर एक फोर्स है तो इसका एक इंपैक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग है, और दूसरा कहाँ होगा? वाई एक्सिस के अलोंग। दूसरा कहाँ होगा? वाई एक्सिस के अलोंग। तो दूसरा इसका कंपोनेंट बना ए वाई वेक्टर। ठीक है बेटा, अब यहां पे देखो क्या है कि ये जो आप ए एक्स वेक्टर है, इसका ए वेक्टर का इंपैक्ट यहां से यहां तक है, ओ से एम तक। ठीक है,
और वाई एक्सिस के लोग कहाँ तक है, ओ से एन तक। ये परपेंडिकुलर डालने का यही मतलब था, ठीक है। तो एक तो इसका कंपोनेंट कौन सा बना, यहाँ पे ओ एम वेक्टर, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे ओ एम वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ओ एन वेक्टर, ठीक है, ये ओ एन वेक्टर कह दूं या मैं इसको कह दूं ए सब्सक्रिप्ट वाई वेक्टर, ये वेक्टर ए वेक्टर का जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, इतनी चीज समझ में आ रही होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ओ एन कितना है, ए वाई, तो ओ एन के पैरेलल कौन सा है, पीएम, क्या चीज है, पीएम, ठीक है। तो जितनी वैल्यू ओ एन की होगी उतनी ही पीएम की होगी, तो पीएम को भी मैं ए वाई वेक्टर लिख देता हूं। ओ एम की वैल्यू कितनी है, ए एक्स वेक्टर, जितना ओ एक्स है उतना ही एनपी है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं ए एक्स वेक्टर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये पैरेललोग्राम बन गया ना, ठीक है, बन गया पैरेललोग्राम। देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, यही तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे फ्रॉम, देखो हमारा ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। रेक्टेंगुलर वाला ऊपर ऊपर की तरफ है, लाइन से ऊपर की तरफ, नीचे वाला यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो अब हम लिखें यूजिंग पैरेलल लाइन बना दी, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगाएंगे तो हमें एक ट्रायंगल चाहिए ना, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, ओपी वेक्टर का सम, ओपी वेक्टर का सम किसके इक्वल होगा, ओ एम वेक्टर प्लस में एमपी वेक्टर। देखो ध्यान से देखो, ओपी वेक्टर ऐसे हुआ, ओ एम ऐसे हुआ, और एमपी, एमपी कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ओ एन ऊपर की तरफ है तो एमपी कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो वेक्टर सेम ऑर्डर में है उनका सम अपोजिट वाली साइड के इक्वल होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ओपी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ एम वेक्टर प्लस में एमपी वेक्टर, ठीक है। ओपी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, ओ एम वेक्टर कितना है, ओ एम वेक्टर ए एक्स वेक्टर, ए एक्स वेक्टर, और एमपी कितना है, एमपी, एमपी की वैल्यू कितनी है, ए वाई वेक्टर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओ एन और एम पी एक ही बात है, जैसे ओ एम और एन पी है, ये एन पी वेक्टर है, ठीक है, वैसे ये एम पी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ओ एम प्लस एम पी वेक्टर सेम ऑर्डर में जो साइड है उनका सम किसके इक्वल होगा, अपोजिट में, तो एम पी की वैल्यू कितनी है, ए वाई वेक्टर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां से आप ये कह सकते हो, ठीक है। अब मैं आपसे एक और अच्छी सी बात पूछूंगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी चीज है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 100% फोकस होना चाहिए आपका। बेटा ये जो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक फोर्स लिख दी, मैंने लिखी फोर्स 20 न्यूटन, क्या ये ठीक है, नहीं। यहाँ फोर्स के ऊपर वेक्टर लगा रखा है तो आपको डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, आई कैप। ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है तो क्या हो जाएगा, आई कैप, या ईस्ट लिख दूंगा, वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी लिखूं, मतलब आई कैप डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये तो क्या हो जाएगी, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये क्या चीज होगा, फोर्स का डायरेक्शन, और ये क्या था, फोर्स वेक्टर। तो एफ वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया, एफ वेक्टर क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस में फोर्स की डायरेक्शन, एफ एक्स मैग्नीट्यूड है, आई कैप क्या डायरेक्शन है। आप शायद चीज समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूं कि बेटा जो मेरे पास ए एक्स वेक्टर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
ax के ऊपर वेक्टर लगा दिया, मतलब ax का मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है, तो ax का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ax आई क्या, ठीक है। और ay की बात करूं, ay वेक्टर है, तो ये क्या चीज होगा, ay का मैग्नीट्यूड भी होगा और ay की डायरेक्शन भी होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अब मैं ये जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, मैंने वैसे ही बोल दी है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो ठीक है। अब यहां से ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स वैक्टर प्लस में ए वाई वैक्टर। ए एक्स वैक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, ए एक्स आई कैप, और ए वाई को क्या लिख सकता हूं, ए वाई वैक्टर को ए वाई जे कैप, ठीक है। तो ये भी ठीक है, चाहे ये वाली लिखो इक्वेशन या ये वाली लिखो, दोनों की दोनों इक्वेशन ठीक है। देखो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज करके वेक्टर के सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम हो गया, हमने रिजोल्व कर दिया था। हमने ए वेक्टर, हमारे पास कोई वेक्टर था तो उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लिखा ए एक्स वेक्टर और वाई के अलोंग लिखा ए वाई वेक्टर, हो गया रिजोल्व ना। अब तो हम फर्दर बातें कर रहे हैं, ए एक्स वेक्टर को फर्दर हम क्या बोल सकते हैं, ए एक्स वेक्टर को ए एक्स आई कैप, और ए वाई वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, ए वाई जेक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलो अब हम बात करें, थोड़ा सा और आगे स्टडी लेके जाते हैं हमारी, ठीक है। मैं यहां पे बात करूं, ये जो दो इक्वेशन आई है मेरे पास में, ठीक है, ये मैं यहां से एक ट्रायंगल ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, ट्रायंगल। आप एक बार है ना स्क्रीन पे ये वाला हिस्सा नोट कर ले, जो यूनिट वेक्टर वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लें प्लीज, ठीक है, क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। ये इसका काम हो चुका है, ताकि टॉपिक हम अच्छे से, साथ के साथ ये डायग्राम की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना हमें, ताकि हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो जी, बाउंड्री तो देखो मेरे को बनानी ही पड़ेगी। ये मैंने बाउंड्री यहाँ पे दिखा दी है। हम पहुंच गए थे कहाँ पे, यहाँ पे, और अब हम यहाँ से यहाँ वापस आए हैं, ठीक है। चलो बेटा, अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया लेकिन बनी नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल OMP। OMP मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मैं साइन थीटा फाइंड आउट करता हूं, ठीक है। साइन थीटा क्या चीज है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है, PM या MP, PM लिख दो या MP, हमने MP लिखा है तो MP लिख देते हैं, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, OP। देखो यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड की बात होगी, कोई डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको एंजॉय करना और कुछ नहीं है। अब इसी ट्रायंगल में कोस थीटा फाइंड आउट करोगे तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, OM अपॉन में OP, तो OM अपॉन में OP। अब बेटा मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो साइन थीटा किसके इक्वल है, MP कितना है, AY, और OP कितना है, A। तो मैं यहाँ से AY को लिख सकता हूँ A साइन थीटा, AY को A साइन थीटा। यहाँ पे है कोस थीटा, कोस थीटा को OM अपॉन में OP लिख सकता हूँ, OM कितना है, AX, और OP कितना है, A। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AX को क्या लिख देंगे, A कोस थीटा, ठीक है। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें, ठीक है। AY का स्क्वायर किया तो कितना बना, AY का स्क्वायर, तो मेरे को क्या A साइन थीटा का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो स्क्वायर करके, तो AX का स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, इसको A कोस थीटा का स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करोगे और ऐड कर दोगे,
ठीक है, पहले इनका पूरा स्क्वायर करोगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ऐड करोगे तो लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट, ये अपना रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमें क्या मिला, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, रीअरेंज करके लिखा मैंने, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ से वैल्यू अपने को क्या मिली, ए की वैल्यू मिली हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और उसका रूट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ठीक है, ये हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, मतलब इस रिजल्ट को आप एक्सटेंड करके यहाँ तक लिख सकते हो इस ज्योमेट्री की हेल्प लेके। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें तो आता है हमारे पास डायरेक्शन फाइंड आउट करने। मतलब क्या टेन थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस कंडीशन में, यहाँ पे ए वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा रूल तो है, आपको टेन थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टेन थीटा यहाँ पे कितना बनेगा बेटा, पी एम अपॉन में सॉरी एम पी अपॉन में ओपी, ओ पी एम राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, एम पी अपॉन में ओ पी, कितना होगा एम पी अपॉन में ओ एम, नॉट ओ पी, एम पी अपॉन में ओ एम। ठीक है, और एम पी की वैल्यू कितनी है ए वाई, और ओ एम की वैल्यू कितनी है ए एक्स। तो आप टेन थीटा ऐसे भी निकाल सकते हो ए वाई अपॉन में ए एक्स। ठीक है, तो ये तो था बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अबाउट, बिल्कुल इजी तरीके से, और मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लें, और साथ के साथ आप अपनी रेफरेंस बुक वगैरह है, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसकी हेल्प लेके आप साथ के साथ ही पढ़ते रहिएगा। ठीक है बेटा, इस टॉपिक के बाद में अब हम ये देखेंगे कि हमने इस टॉपिक से बेसिकली सीखा क्या। ठीक है, बिल्कुल अच्छी चीज़ सीखी है और बहुत ही मज़ेदार है। अब उसको फील करेंगे। हमारे पास कोई एक ए वेक्टर था, ठीक है, और हमने इस ए वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ए वेक्टर का जहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको ओरिजिन मान के हमने एक्सिस बना दी थी। ठीक है, फिर हमने ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला, इन दोनों पॉइंट को हमने ओ पी बोल दिया था, ये एक्स पी एक्स बोल दिया था, सॉरी ये वाला जो पॉइंट हमारा क्या था पी एम, ये हमने P से परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे M पॉइंट पे, और P से Y पे डाला N पॉइंट पे, और फिर मैंने बताया था कि ये एंगल कितना बना था थीटा। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बताया कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट होगा जिसको हम ए एक्स वेक्टर बोलेंगे, फिर इसका ए वेक्टर का कंपोनेंट एक वाई एक्सिस के अलोंग होगा जिसको हम ए वाई वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये ओ एन ए वाई वेक्टर है तो एम पी भी ए वाई वेक्टर हो जाएगा पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन से, पैरेललोग्राम बनाएंगे जब हम इसको। ठीक है, और देखो अब ए वेक्टर को जब आपने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया ना तो उसका काम खत्म। अब काम किसका रह गया, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर का। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ये पॉइंट समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये वाला ए एक्स वेक्टर है तो इसके ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा ए एक्स वेक्टर। ठीक है, फिर हमने पैरेललोग्राम लगाया, और पैरेललोग्राम लगा के हमने क्या देखा कि ए वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, ए एक्स वेक्टर प्लस में ए वाई वेक्टर। ये चीज़ हमें पता चली पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से। फिर हमने कुछ ज्योमेट्रिकल और टिग्नोमेट्रिक छेड़खानी की इस कॉन्सेप्ट के साथ में, छेड़खानी की नहीं मतलब कुछ हमने इजी चीज़ें इजी करने की कोशिश की। तो वहाँ हमने देखा था, फिर हमने ये भी देखा था कि ए एक्स वेक्टर है उसको आप लिख सकते हो ए एक्स आई है, ए वाई वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो ए वाई जे है। ठीक है, और फिर हमने कुछ ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये देखा कि ए एक्स की वैल्यू आती है ए कोस थीटा, और ए वाई की वैल्यू आती है ए साइन थीटा। मतलब क्या है, जो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के
अलोंग कंपोनेंट आता है ए एक्स वेक्टर, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है ए कोस थीटा, और ए वेक्टर का जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है ए वाई, तो ए वाई वेक्टर, ए वाई को हम क्या लिख सकते हैं ए साइन थीटा। ए वाई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कितना होगा ए वाई ए साइन थीटा। ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। देखो अब कई बार ये इस कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके देखो, आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी, आपको कहेगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक प्लेन है, और एक प्लेन में एक फोर्स आपको गिवन है 10 न्यूटन की, और 10 न्यूटन की फोर्स ने 30 डिग्री का एंगल बना रखा है एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है ना। तो बताओ ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है, इसका 10 न्यूटन की जो फोर्स है, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लोग कंपोनेंट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के लोग इसका कंपोनेंट क्या होगा एफ एक्स वेक्टर, और वाई एक्सिस के लोग इसका कंपोनेंट क्या होगा एफ वाई वेक्टर। वो आपसे पूछेगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप क्या करोगे एफ एक्स को क्या लिख सकते हो एफ कोस थीटा, मतलब एफ एक्स कितना हो जाएगा एफ कोस 30, और एफ एक्स एफ वैल्यू फोर्स कितनी थी 10 न्यूटन की, तो कोस 30 कितना, जितना साइन 60 होता है √3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10√3/2। एफ एक्स कितना आ गया 10√3/2। और वहीं पे हम बात करें फोर्स के y कंपोनेंट की, तो एफ वाई को आप क्या लिख सकते हो एफ साइन थीटा, मतलब एफ वाई का मतलब है वाई एक्सिस के लोग जो फोर्स का कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, बस सिंपल सा। कैसे निकालोगे थीटा की टर्म में एफ साइन थीटा, तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या करोगे एफ साइन 30, कितना हो जाएगा साइन 30, एफ की वैल्यू कितनी है 10, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू बेटा बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, तो इसको वैल्यू इस फाइंड करोगे तो कितनी आ जाएगी 5 न्यूटन। तो यहाँ पे आपने फोर्स का एक्स एक्सिस के लोग कंपोनेंट फाइंड आउट किया और वाई एक्सिस के, एक आया 10√3/2 न्यूटन, दूसरा आया 5 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ना। हम पोजीशन वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें तो ये कोई अलग चीज नहीं होगी, ये वही कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसमें पोजीशन वेक्टर दिखाया गया है। पोजीशन वेक्टर दिखाने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी पड़ती है, ठीक है, यू नो दैट हमें सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है, तो दिस पॉइंट P इज इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में है पॉइंट P, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे क्लियरली, एक x और दूसरा y, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करें पोजीशन वेक्टर बनाने की, तो हमें क्या करना पड़ता है पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए, ओरिजिन से जब हम इस पॉइंट P को कनेक्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है पोजीशन वेक्टर, और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे R से। उसके बाद का प्रोसेस अब हमें क्या करना है कि पोजीशन वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं। हम एक कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस में बनाएंगे, दूसरा वाई एक्सिस में बनाएंगे, बस यही काम करना है जो अभी तक किया है, कुछ अलग नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले P से एक परपेंडिकुलर डालोगे एक्स एक्सिस पे जो कि यहाँ पे M पॉइंट पे कट करेगा, फिर P से एक परपेंडिकुलर फोल्ड करोगे वाई एक्सिस पे जो यहाँ N पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। क्लियरली R वेक्टर यहाँ एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल थीटा बना रहा होगा, ठीक है। अब बेटा P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको दिखाया हुआ x और y है, इसका मतलब P का ये वाला जो वैल्यू है ये कितना है x है, ठीक है, और P का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है y है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है y है, ठीक है। अब एक बात बताओ,
अब बिल्कुल मजेदार बात है, ध्यान देना आप, ठीक है, फिर कहोगे सर बताया नहीं। ये O से M के बीच का मैग्नीट्यूड x है, तो इसका मैं कंपोनेंट बनाना चाहूँ, यहाँ पे मैं कंपोनेंट बनाना चाहूँ वेक्टर की फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स आई कैप, ठीक है। इस डायरेक्शन में आर वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग आर वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, एक्स आई कैप। कितना होगा, एक्स आई कैप। यहाँ मत लिखो चाहे, कोई जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि अब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर की टर्म में होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो एक्स आई कैप लिख देंगे। सिमिलरली इस रिजल्टेंट इस आर वेक्टर का वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड कितना है, वाई, तो कंपोनेंट क्या बनेगा, वाई, और वेक्टर बनाना है तो इसके साथ में वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा कैप आएगा, जे कैप। कौन सा आएगा, जे कैप। तो यहाँ पे ये बन जाएगा वाई जे कैप, मतलब आर वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स आई कैप। एक्स आई कैप को हम बोलते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी हो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वाई एक्सिस के अलोंग इस पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट बनेगा उसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। कई बार ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट वर्ड यूज कर देता है, तो आप समझ जाना। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट है तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट है तो वो वर्टिकल कंपोनेंट। आई थिंक चीजें आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गई है और क्रिस्टल क्लियर है। अब चलो यहाँ पे हम बात करें फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ की बात करें हम तो यहाँ पे देखो बेटा, ये OP वेक्टर है और ये ON वेक्टर है, ठीक है। अब देखो एक वेक्टर यहाँ पे देखो, आर वेक्टर का एक कंपोनेंट कितना बना, OM के अलोंग, दूसरा क्या बना, ON के अलोंग। ON के अलोंग जो वेक्टर बना ये इस तरीके से बनेगा। पैरेललोग्राम इसको कंप्लीट करोगे तो ये इस डायरेक्शन हो जाएगी MP वेक्टर की, और NP की ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यूज करें तो आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा, मैं लिख सकता हूँ OP वेक्टर कौन सी ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP में, ठीक है। तो OP वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, OM वेक्टर प्लस में MP वेक्टर। OM वेक्टर कितना है, R वेक्टर, OM वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप, ठीक है। क्योंकि देखो ये ऊपर वेक्टर है तो यहाँ दोनों चीज होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों लिखा है हमने। एमपी या हाँ एमपी कितना हो जाएगा, ये वाला कितना है, जितना ON है तो ये हो जाएगा वाई जे कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर को आप लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट बन गया ना यहाँ पे, ठीक है। फिर we can we also know we also know हम ये वाला एंगल थीटा लें और OPM राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कोस थीटा फाइंड आउट करें जैसे हमने पहले अभी किया, तो वहां से हम देखेंगे कि हम x को r कोस थीटा लिख सकते हैं और y को r साइन थीटा लिख सकते हैं। y को क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा, ठीक है ना बेटा। और यहीं से फिर जैसे प्रीवियस केस में हमने किया था, ये कहाँ से वी ऑल्सो नो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, OMP राइट एंगल ट्रायंगल से आप ये ऐसा लिख सकते हो, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OMP x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलूँ, इसको इक्वेशन सेकंड बोलूँ, मैं इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, और आर की वैल्यू निकालनी हो तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर,
ठीक है बेटा। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलो बेटा, अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे मेरे पास इफ आपके पास कोई एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर को लिखा हुआ है ए एक्स वेक्टर प्लस में ए वाई वेक्टर। तो आप इसी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप। ठीक है, और यहाँ पे आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए के आगे मोड़ लगा दिया, मोड़ लगाने का मतलब वेक्टर खत्म। तो उस केस में आप क्या करोगे, डायरेक्ट याद रखो अंडर द रूट आई कैप के आगे आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर, जे कैप का जो कोफिशिएंट है ए वाई उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको दिया हुआ है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस में 3j कैप। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, अंडर द रूट आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो और वैल्यू निकाल दो कितनी, 4 + 9 √13 क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको करनी पड़ेगी, आपसे पूछी जाएगी। ठीक है ना किसी तरीके से आपके पास ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको कहीं ऐसे दे दिया जाए, एक क्वेश्चन है जैसे आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आपको दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप। तो और आपसे कह रहा है कि आर की वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू का मतलब क्या है, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आप कैसे फाइंड करोगे बेटा, इसको निकालने के लिए आप यही करोगे, ये जो आई कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करो, जे कैप का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करो, ऐड कर दो 9 प्लस में 16 कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। ठीक है, तो आप ऐसा कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर होता है। चलो एक कॉन्सेप्ट और हम डिस्कस कर लेते हैं। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट इन स्पेस आपको लिखने हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, वो तो प्लेन में थे, कोऑर्डिनेट इन स्पेस मैं डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपके पास में एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और दूसरी क्या है जेड एक्सिस, तीसरी जेड एक्सिस है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी के 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, और हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो ओ से पी को कनेक्ट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर बनेगा आर वेक्टर। ठीक है, तो इस पोजीशन वेक्टर की एक वैल्यू तो हमें कहाँ मिलेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी मिलेगी वाई के अलोंग और तीसरी कहाँ मिलेगी, यहाँ जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो इस आर वेक्टर जब भी स्पेस में हो, स्पेस का मतलब 3D में हो, तो आर वेक्टर को डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, आर वेक्टर को लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर लिखने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, और अब ये कोई जरूरी थोड़ा ही आर वेक्टर आपको गिवन हो, आपको ऐसे भी गिवन हो सकता था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर लिख दिया। ठीक है, और स्पेस की बात करें तीनों एक्सिस है तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। तो आपसे बोले कि ए वेक्टर को लिखो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, तो ए का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लोग, एक वाई के लोग, एक जेड के लोग, ऐसे होगा। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो ए वेक्टर को ए एक्स वेक्टर प्लस में ए वाई वेक्टर प्लस में ए जेड वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो।
या फिर ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, ठीक है। और ए वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर द रूट आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, और के कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेटिंग स्पेस, ये किसमें था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेटिंग स्पेस। तो ये आपको करना है अच्छे से, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेटिंग स्पेस। चलो एक इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करें। देखो आप इसको नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, नोट कर लो। साथ के साथ नोट करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, आपको सपोज करो दे दिया जाए कि इफ ए वेक्टर आपको गिवन है 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और आप बताओ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए अंडर द रूट, ठीक है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो सोल्व करो, 4 + 9 + 16, ये आ जाएगा √29, ये आ जाएगा √29। ऐसे कर लोगे ना आप, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। कई बार फिर न्यूमेरिकल ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको दे दिया जाए कि एक फोर्स कितनी है F1 फोर्स आपको गिवन है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है। और दूसरी फोर्स आपको दे दिया जाए F2 वेक्टर, और वो आपको दे दी जाए 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि दोनों की नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो कितनी होगी, एंड और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्स को ऐड कर दो सिंपली, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए F1 कितना है 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप, प्लस में F2 कितना है 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। आई कैप में आई कैप वाली टर्म ऐड होगी, जे कैप में जे कैप और के कैप में के कैप। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे बनेगी 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 8 कितना बनेगा 3 आई कैप 7 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, ये पूछा था आपसे, ये निकाल दिया आपने, दिस इज ओके। फिर आपसे पूछा था कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करें। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए अंडर द रूट आई कैप का कोफिशिएंट कितना 3 का स्क्वायर, जे का कितना 4 का स्क्वायर, के का कितना 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 + 16 + 16, ये आ जाएगा √41। ये आंसर कितना आ जाएगा आपका √41, ठीक है। आंसर एक बार देख लेना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है। आई थिंक यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। 4 + 3 7 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा। 49 होने के बाद में ये बन जाएगा √74। ये कितना आ जाएगा √74, ये देख लेना यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 जे कैप और 3 जे कैप कितना 7 जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली आज की क्लास में जो मैंने करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।